Slope is per unit change between two variables. Formula of slope is change in y-axis divided by change in x-axis. ठीक है, like this diagram number A, P, N, Q. तो slope of this diagram क्या होगा आपका? This one is change in y-axis और ये हमारे पास क्या चीज़ है? This is change in x-axis. तो change in x-axis divided by change in y-axis हमारे पास क्या आ जाएगा? Slope. तो throughout a linear demand curve, slope हमेशा क्या होता है आपका? सेम होता है, बट इलास्टिसिटी वेरी करता है. तो दिस मीन्स अगर प्राइसेस आपकी 1 से 2 हो जाएं, क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका आंसर हमें स्लोप नहीं देगा, इसका आंसर हमें कौन देगा? आपका इलास्टिसिटी देगा. क्योंकि 1 से 2 होने पे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है और 2 से 3 पे राइज होने से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है, 1 से 2 पे डिमांड आपकी डिक्रीज होकर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएगी. 2 to 3 डिमांड डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. बट स्लोप हमें क्या आंसर दे रहा होता है? हर पॉइंट का आंसर नहीं देता. स्लोप हमें क्या दे रहा होता है? स्लोप हमें ओनली आंसर दे रहा होता है एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस से एवरेज क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. बट इलास्टिसिटी हमें क्या दे रहा है? हमें एवरेज आंसर नहीं दे रहा. इलास्टिसिटी हमें क्या आंसर देगा? हर पॉइंट पे डिफरेंट आंसर देगा. ठीक है, प्राइस 1 से 2 पे राइज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या होगी? आंसर डिफरेंट होगा. प्राइस 2 से 3 हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो थर्ड डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी, स्लोप इज कांस्टेंट और इलास्टिसिटी क्या होता है? फॉर ईच पॉइंट इलास्टिसिटी हमें क्या दे रहा होता है? डिफरेंट आंसर दे रहा होता है. तो स्लोप की लिमिट्स हैं, इसलिए स्लोप से हम ग्राफ को रीड नहीं कर सकते. यानी मूवमेंट अलोंग द कर्व को हम स्लोप से रीड कर ही नहीं सकते. स्लोप क्या दे रहा होता है? एवरेज आंसर. इलास्टिसिटी हमें क्या दे रहा होता है? आपके पास सेपरेट और ट्रू रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस. ठीक है, अब देखें थर्ड डायग्राम, मार्केट इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई कर्व. एनी फैक्टर ऑफ सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज हम आंसर क्या करते हैं? सप्लाई डिक्रीज. बट सप्लाई डिक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई है? हाउ मच चेंजेस इन सप्लाई? इसका आंसर हमें स्लोप नहीं देता, इसका आंसर हमें कौन देता है? आपका इलास्टिसिटी देता है. इलास्टिसिटी क्यों देता है? सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी ड्यू टू एनी अदर फैक्टर, है ना. तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई तो इसका आंसर स्लोप नहीं देता, इसका आंसर हमें कौन दे रहा होता है? आपका इलास्टिसिटी देता है. इसी तरह इफ इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज. डिमांड इंक्रीज का मतलब आपके पास क्या है कि इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ है. तो क्या इम्पैक्ट हुआ है? इसका आंसर हमें स्लोप नहीं देता. स्लोप क्यों नहीं देता? क्योंकि स्लोप के फॉर्मूला के अंदर चेंज इन वाई आपका फिक्स्ड होता है. इस ग्राफ में जो चेंज इन वाई है, इसके अलावा स्लोप के फॉर्मूले में कुछ और आप राइट नहीं कर सकते. बट इलास्टिसिटी हमें अलाउ करता है. अगर हमें रिस्पांस देखना है क्वांटिटी डिमांड का तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि हम एक वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. क्योंकि इलास्टिसिटी में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं. कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस स्लोप ऑफ डिमांड या इनकम स्लोप ऑफ डिमांड. स्लोप के अंदर चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस वेरिएबल के ऊपर. बट इलास्टिसिटी हमें अलाउ करता है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट हमें अलाउ करता है कि हम अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स अदर वेरिएबल के प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो डिमांड कर्व के अंदर जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होने से कर्व का रिस्पांस क्या होता है? इसका आंसर हमें इलास्टिसिटी देता है, इसका आंसर हमें स्लोप नहीं देता. विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी हम क्या कर रहे होते हैं? हम आंसर देते हैं क्वांटिटी डिमांड में क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्वांटिटी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट हुआ है. तो स्लोप इज लिमिटेड ना. तो इलास्टिसिटी हमें आंसर दे रहा होता है लिमिट्स ऑफ स्लोप की. स्लोप इज पर यूनिट चेंज, इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स. स्लोप सेम थ्रू आउट लीनियर डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी एट ईच पॉइंट हमें क्या दे रहा होता है? डिफरेंट आंसर दे रहा है. विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी वी कैन रीड or explain graphs, changes in graphs, but we cannot explain with the help of slope. So these are the differences between slope and elasticity. So elasticity is statistical concept. Elasticity हमें आंसर क्या दे रहा होता है? इलास्टिसिटी हमें आंसर दे रहा होता है
परसेंटेज in one variable due to percentage change in and other वेरिएबल, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें आंसर क्या दे रहा होता है, परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एन अदर वेरिएबल। अब अगर हम इलास्ट्री निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिमांड का। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिमांड इज प्राइस ऑफ सेम गुड और प्राइस ऑफ ऑन गुड, ठीक है। तो अगर हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में इलास्ट्री मेजर करना हो तो दिस मीन्स हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस definition? Price elasticity of demand is percentage change in quantity demand, percentage change in quantity demand, ठीक है, due to percentage change in prices। तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को हम डायग्राम के थ्रू हम इक्वेशन बनाने जाएं तो ये क्या चीज़ है आपके पास, symbol of elasticity, E is symbol of elasticity, elasticity of what variables, price and quantity demand। तो price and quantity demand means price elasticity of demand, price elasticity of demand shows the response of quantity demand due to change in prices। तो formula according to this statement, percentage change in quantity demand। तो percentage change means ये percentage का साइन है, ये चेंज का साइन है, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, क्वांटिटी डिमांड का साइन है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन साइन ऑफ चेंज प्राइसेस। तो फार्मूला और ज्योमेट्रिक फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। अब देखें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप किस तरह निकालोगे, आपका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी हम चेंज निकाल रहे होते हैं इसका मतलब क्या होता है, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस, है ना। जिस तरह आप अपने मार्क्स में चेंज निकालते हो, मेरा मार्क्स के अंदर कितनी चेंजेस आएंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, लेट सपोज ये Q1 मेरे पास क्या चीज़ है, करंट वैल्यू है, और Q2 मेरे पास क्या चीज़ है, बाद की क्वांटिटी है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या चीज़ है, P1 है, और ये मेरे पास क्या चीज़ है, P2, ठीक है। प्राइसेस में राइज भी हो सकते हैं, प्राइस में फॉल भी हो सकता है। लेट्स सपोज इनिशियल प्राइसेस 2 थी, प्राइसेस 2 से राइज होकर कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। इनिशियल क्वांटिटीज क्या थी मेरे पास, 10 थी। तो प्राइस जैसे राइज हुई, क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज होकर क्या हो गया आपके पास, 8 हो गई, ठीक है। तो Q1 एंड Q2, P1 एंड P2, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने निकालनी। मैं आपसे पूछूं कि आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालें तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या करोगे, आप करोगे Q2 माइनस Q1। तो परसेंटेज चेंज इन एनी वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। और अब परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, नॉमिनेटर है। ये फॉर्मूला मुझे किस चीज़ का आंसर दे रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब आपसे कहूं कि आप निकालें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 8 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 ऐसे निकालोगे ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। लाइक देखें 8 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला आपके पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब डेफिनेशन क्या थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने कैलकुलेट कर लिया, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस मींस डिनोमिनेटर हमारे पास क्या चीज़ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करंट प्राइस P2
माइनस P1 डिवाइड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो P2 क्या चीज़ है हमारे पास, प्राइस राइज हो गई थी 3, माइनस P1 मेरे पास क्या है 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। अब आप कैलकुलेट करें नॉमिनेटर का आंसर क्या आ रहा है और डिनोमिनेटर का आंसर क्या आ रहा है। आप कैलकुलेट करें, ये क्या चीज़ आ रहा है, ये क्या आ रहा है। 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 क्या बनता है। सर -2/5। -2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। और 2 को 5 से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आता है। 0.4। -0.4 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कितना आ रहा है, -0.4। अब देखें इसको हम इंटरप्रेट किस तरह करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना आ रहा है, -0.4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1% इंक्रीज इन प्राइसेस लीड्स टू 0.4% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, 0.4% क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। अब जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर हमेशा हमारा क्या आता है, माइनस में आता है। अगर माइनस में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि आपका कैलकुलेशन में कोई इशू आ रहा है। माइनस क्यों आता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि या तो आपका नॉमिनेटर माइनस में होगा या डिनोमिनेटर आपका माइनस में होगा। अभी इस केस में नॉमिनेटर माइनस में था, अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दूं, यानी कि मैं क्या कहूँ कि प्राइसेस आपकी डिक्रीज हुई हैं, यानी कि P1 अब आपके पास क्या है, प्राइस 3 थी, 3 से डिक्रीज होकर क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड पहले क्या थी आपके पास, 8 थी। जैसे प्राइसेस आपकी डिक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो गई, 10 हो गई। तो ये 8 है और ये मेरे पास क्या है, 10 है। तो पहले इंक्रीज इन प्राइसेस था, अब आपके पास क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है। अब इन वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आंसर आपके पास क्या आएगा, -0.4 ही आंसर आएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, आंसर हमेशा आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आंसर आता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है, रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है, सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब देखें, अब हम फार्मूला के ऊपर आते हैं। ये जो फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसको हम मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, इस फॉर्मूले को नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनल फार्मूला, ठीक है। सारे फार्मूलाज यूज होते हैं, इस फार्मूले को क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनल फार्मूला, और ज्योमेट्रिक फार्मूला भी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखें, इसी फॉर्मूले को अगर मैं मोर मॉडिफाई करूं, 100 से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, Q2 माइनस Q1। अब ये Q2 माइनस Q1 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, चेंज इन Q। तो चेंज इन Q का मतलब क्या होता है, Q2 माइनस Q1। तो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड किस चीज से हो रहा है, ये चीज आपका डिवाइड हो रहा है P2 माइनस P1 से। P2 माइनस P1 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, चेंज इन P और डिवाइड बाय P1, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला मेरे पास किस चीज़ का है, इलास्टिसिटी का। अब इसमें एक और स्टेप करते हैं, ये डिवाइड का साइन है,
अगर मैं साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय रेसिप्रोकल। Q1 मल्टीप्लाई बाय P1 ऊपर चला जाएगा। सर मतलब रेसिप्रोकल होगा ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये चेंज इन P, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन मुझे अलाउ करता है कि मैं इन अरेंजमेंट को मैं चेंज कर सकूं। यानी मैं इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, चेंज इन क्यू, मल्टीप्लाई का साइन है, हर वेरिएबल दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चेंज इन क्यू, चेंज इन पी को मैं, ये डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर हो या इसका हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन की चीज का है, मल्टीप्लाई का। तो चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय P1 एंड डिवाइड बाय Q1, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है किस चीज का, इलास्टिसिटी का। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से ड्राइव किया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने किया है यहाँ से ड्राइव किया। इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में फ़र्क क्या है कि इस फॉर्मूले में स्टेप्स कम है। इस फॉर्मूले में 100 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, और इस फॉर्मूले से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे स्टेप्स और हम जल्दी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को कहा जाता है ज्योमेट्रिक फार्मूला, इस फॉर्मूले को कहा जाता है पॉइंट फार्मूला, इसे कहा जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला। क्यों कहा जाता है, ये फर्क भी नहीं पड़ता ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, That- ठीक है। अब देखें ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है, इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें, अब मैं एक और फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप इलास्टिसिटी को, इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, यानी कि अगर आप ए लेवल में आपने पढ़ा और ओ लेवल में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो आपको ये फार्मूला सिखाया जाता है। फिर जब आप ए लेवल में आते हो तो आपको ये फार्मूला सिखाया जाता है। अब आप यूनिवर्सिटी में आए हो तो इसी फार्मूले से एक नया फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। वो क्यों करते हैं इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। देखें ये P1 है, Q1 है, तो ये P1 क्यों लिया हमने, P2 भी तो ले सकते थे। अगर P2 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो Q1 ने Q2 भी तो ले सकते थे, और Q2 लेते तो आंसर चेंज आ सकता था ना। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जैसे रेज हुआ तो कहा गया कि आप P1 ना P1 लें, ना P2 लें, ना Q1 लें, ना Q2 लें, बल्कि आप क्या लें, एवरेज प्राइस ले लें और एवरेज क्वांटिटीज ले लें। देखिए एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी, यानी कि Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है, P2 प्लस P1 डिवाइड बाय 2। अब ये एवरेज क्वांटिटी का मतलब क्या है, Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए इसका भी 2 डिनोमिनेटर है, इसका भी 2 डिनोमिनेटर है, तो मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, इलास्टिक का जो फॉर्मूला रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू का मतलब क्या है, Q2 माइनस Q1, और चेंज इन पी का मतलब क्या है, P2 माइनस P1। अब ये मल्टीप्लाई किस चीज से हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, P2 प्लस P1, और ये मेरे पास क्या रह गया, Q2 प्लस Q1, ठीक है। तो जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को कहा जाता है आर्क, ARC, आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला है, ये पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला है, ये मेरे पास कौन सा आपका ज्योमेट्रिक, ठीक है। इन तीनों में से आपने किसी भी फॉर्मूला को यूज किया, आपके आंसर एक्सेप्टेबल होगा, बट आंसर सेम नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा, सेम डिफरेंस आएगा, पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, और पॉइंट का जो डिफरेंस होगा आपकी ओवरऑल एनालिसिस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जब आप एमसीक्यूज को हैंडल करते हो तो जो सबसे इजी फार्मूला आपको लगता है वो आपको ये पॉइंट वाला आपको लगेगा, तो आप इसको यूज करें, इसको यूज करें, इसको यूज करें, आपका जो आंसर होगा उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कोई कर्व दिया हुआ है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आपको फिर आर्क इलास्टिक का फार्मूला यूज करना चाहिए। अब देखिए इन तीनों में कोई ज़्यादा मेहनत आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जब आपसे कहा जा रहा है कि तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, बट
जो वैल्यू टर्म है, जो बेस्ट आंसर किसका आता है वो आता है आपके पास इस फार्मूले का। तो आपको इन दोनों को छोड़ के डायरेक्टली आप इसी फार्मूले को यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस फार्मूले में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये तीनों फार्मूला सेम क्यों है? क्योंकि ये तीनों फार्मूला ड्राइव हमने कहाँ से किया है? इस डेफिनेशन से ड्राइव किया है। Definition of price elastic demand is response of quantity demand due to change in prices. Percentage in change in quantity demand nominator, percentage change in price denominator. Percentage change in quantity demand का मतलब ये होता है, percentage change in price का मतलब ये होता है। और इस फार्मूले को हमने मोर मैनिपुलेट किया, 100 से 100 मल्टीप्लाई हो गया और इसकी अरेंजमेंट हमने ट्रू की, तो ये हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर Q1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ट्रू है, इसे कहा जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला। अब इसी फार्मूले में एक क्वेश्चन आपने रेज किया कि P1 लिया है, P2 क्यों नहीं लिया, Q1 लिया, Q2 क्यों नहीं लिया? तो इसको आंसर करने के लिए हमने क्या किया, प्राइस में ना हम P1 ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं? एवरेज प्राइस ले लेते हैं। और क्वांटिटी में हम क्या ले लेते हैं? एवरेज क्वांटिटी ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नया फार्मूला हमारे पास आया, वो हमें क्या बता रहा है? Q2 minus Q1 divide by P2 minus P1 multiply by P2 plus P1 divide by Q2 plus Q1। और आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि जो सबसे बेस्ट आंसर आता है वो इस फॉर्मूले से आता है। तो जब भी आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, क्योंकि इस फॉर्मूले से मिसलीडिंग का कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो या इसको यूज करते हो तो इसका आंसर भी एक्सेप्टेबल है। डिफरेंस किस चीज में होता है? डिफरेंस आपके पास आता है, ये आपके पास एक डिमांड कर्व है। अब इस डिमांड कर्व के अंदर अगर आप इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हो बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, अब देखें ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर है। अब माइनर डिफरेंस का मतलब क्या है? आप P1 ले लें या एवरेज प्राइस ले लें, कोई फर्क नहीं आएगा। बट अगर ए पॉइंट यहां पर है और बी पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ए और बी पॉइंट के दरमियान डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो P1 डिफरेंट होगा और एवरेज प्राइस क्या होगी आपकी? डिफरेंट होगी। जब 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होता है तो जब हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आर्क इलास्टिसिटी मेजर करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी का आंसर आपको फिगर में मिसलीड कर सकता है, कॉन्सेप्ट में मिसलीड नहीं करेगा। ठीक है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी हम कब यूज कर रहे होते हैं? जब डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपके पास बहुत स्मॉल हो या एट द पॉइंट हमें इलास्टिसिटी को मेजर करना हो। बट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपके पास ज्यादा हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए? आर्क इलास्टिसिटी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली हर जगह आर्क इलास्टिसिटी यूज करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला, पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला एंड ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी फार्मूला, इन तीनों फार्मूलों का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें आंसर क्या दे रहा होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, विद हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी वी कैन एक्सप्लेन ग्राफ। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज है आपके पास? इस यूनिट फ्री मेजर मीन्स ये परसेंटेज के अंदर हमें क्या दे रहा होता है? आंसर दे रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू प्राइस चेंज। फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो इस फॉर्मूले को हमने मैनिपुलेट किया और हमने ट्रू इलास्टिसिटी को हमने मेजर किया। ठीक, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम मेजर करने जा रहे हैं, ये ग्राफ हमें गिवन है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो प्राइसेस 19.5 पे, क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा कितना है? 11 है। प्राइसेस राइज होती हैं 20.5, 20.5 पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 9 है। ठीक है, अब हमें मेजर करना है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है। तो हम किसी भी फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, आंसर हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। बट अभी मैंने आपसे कहा कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज करें? आर्क इलास्टिक वाला फार्मूला यूज करें, यानी कि Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइसेस एंड एवरेज
क्वांटिटीज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, प्रोपोर्शनल फार्मूले से इन्होंने मेजर किया। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पॉसिबिलिटीज। देन हम अगेन इसी टॉपिक पर आएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी विद within a single linear demand curve। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, तो हमने अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। तो concept of elasticity is percentage change in one variable due to percentage change in another variable. If two variables are price and quantity demand, this means what we are going to measure, price elasticity of demand। तो price elasticity of demand क्या चीज़ है, price elasticity of demand is response of quantity demand due to change in prices। पॉसिबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है ये क्या चीज़ है, देखिए आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो आउटकम की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दो। दो पॉसिबिलिटीज है ना। एक पॉसिबिलिटी हेड है और एक पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, टेल है, ठीक है। और अगर हम ये क्वेश्चन मैं आपसे स्टेटिस्टिक्स में करूं तो आपसे क्या पूछूंगा कि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस ऑफ अकर, हाउ मेनी ऑप्शंस आपके पास इवेंट्स आपके अकर होंगे इस एक्टिविटी से। तो एक टॉस को क्वाइन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आपके पास, टोटल ऑप्शंस कितने हो गए, 2, उसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 1 से। तो टॉस को जब आप क्वाइन करते हो, टॉस करते हो, तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% ना। तो 50% का मतलब आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं, यानी कि हम अगर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ये सब आपकी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इलास्टिसिटी को जब हम मेजर करने जाते हैं, चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी हो चाहे वो इनकम इलास्टिसिटी हो, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक मीन्स change in quantity demand is greater than change in price। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपका ज्यादा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, यानी कि प्राइसेस आपकी कम बढ़ रही हैं बट क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो रही है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लाइक 2 पॉइंट्स है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्राइस 2 है, प्राइस 2 से राइज होकर 3 हो गई, ठीक है। या प्राइस 3 थी, 3 से फॉल होकर क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस पॉइंट के ऊपर जो क्वांटिटी थी वो क्या थी आपके पास, 1 थी, ठीक है। तो प्राइसेस आपकी 3 से 2 हो गई, 3 से 2 होने से क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होकर 1 से क्या हो गई, 4 हो गई। तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखें ये क्या चीज़ है मेरे पास, चेंज इन प्राइसेस। तो प्राइस आपकी P1 P2 प्राइसेस डिक्रीज और क्वांटिटी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो P3 पे ये क्वांटिटी थी Q1 और क्वांटिटी इंक्रीज होकर क्या हो गई, Q2 हो गई है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राइसेस में चेंज क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और क्वांटिटी में चेंज क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं यूनिट फ्री मेजर है, मैं परसेंटेज टर्म में कह रहा हूँ। परसेंटेज टर्म का मतलब क्या, 1 से 2 का मतलब क्या होता है, 100% होता है, और 3 से 5 का मतलब क्या होता है, लेस देन 100% होता है। 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। तो परसेंटेज टर्म और यूनिट टर्म में फर्क होता है। तो 3 से 2 का मतलब क्या है कि प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं लेस देन 100%, बट क्वांटिटीज आपकी इंक्रीज हुई हैं मोर देन 100%। तो परसेंटेज चेंज देख रहे होते हैं, ये यूनिट फ्री होता है। तो अब अगर मैं इलास्टिसिटी मेजर करूंगा, देखिए मेरा आंसर क्या आएगा। फार्मूलाज अभी हमने डिस्कस किए बहुत सारे फार्मूलाज, और हमने कहा कि आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला। तो आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला क्या है, चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू मीन्स Q2 माइनस Q1, ठीक है। और डिवाइड बाय चेंज इन पी, चेंज इन पी मीन्स P2 माइनस P1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किस चीज से हो रहा है,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है एवरेज प्राइसेस है, यानी कि P2 प्लस P1 नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, Q2 प्लस Q1। तो इलास्टिसिटी जब भी आप मेजर करें, आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को आप यूज़ करें, ये फार्मूला आपको सबसे बेस्ट आंसर देगा। बाकी आंसर फार्मूला यूज़ करते हो तो वो भी ट्रू है, बट इससे आंसर हमारा क्या आएगा, सबसे एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो Q2 माइनस Q1 का मतलब क्या हुआ कि Q2 4 है, 4 माइनस 1 मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 कितना, 3 आ गया ना। Q2 माइनस Q1, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गया। P2 माइनस P1, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका P2 प्लस P1। तो P2 प्लस P1 का मतलब 2 प्लस 3 5, 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 क्या हो गया आपका 5। तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 3 ओवर 1। यही आंसर आ रहा है ना। -3। ठीक है, तो आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, -3। अब -3 आ रहा है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि प्राइसेस इंक्रीज हो या प्राइसेस डिक्रीज हो, आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं या हम ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड, तो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म में आंसर करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी वैल्यू के साथ हम एब्सोल्यूट लगाते हैं तो हम साइन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो साइन को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो इसका मतलब ये -3 होगा कि +3 होगा, -3 हो या +3 हो, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 3% चेंजेस आ रही हैं। इग्नोर मैंने क्यों किया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बता रहा होता है कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। तो 3% का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्वांटिटी डिमांड 3% से कम हो रही है, और प्राइसेस अगर कम हो रही हैं तो क्वांटिटी डिमांड 3% से क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो ये जो 3% है ये क्या चीज़ है, ये 3% है रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब देखिए मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ और उस ग्राफ के अंदर मैं कुछ वैल्यूज प्लॉट करता हूँ और उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि आंसर मेरा क्या आता है। ठीक है, देखें ये इनिशियल प्राइसेस 2 थी, प्राइसेस राइज हुई 2 से 5, तो ये मेरा P1 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, P2। तो इनिशियल जो क्वांटिटीज थी वो मेरे पास क्या थी, क्वांटिटीज थी मेरे पास 8। तो प्राइसेस 2 से 5 हुई, क्वांटिटी डिमांड मेरी डिक्रीज हुई, डिक्रीज होकर कितनी हो गई आपकी, मेरी 7 हो गई। तो 7 क्वांटिटी डिमांड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। तो लेबल करने का मतलब हमें मालूम होता है कि P1 क्या है और P2 क्या है। ए पॉइंट पे जो प्राइस है वो P1 है, जो क्वांटिटी है वो क्या है, Q1। बी पॉइंट पे जो प्राइस है वो P2 है और जो क्वांटिटी है वो क्या है मेरे पास, Q2। ठीक है, देखें अब इसके अंदर अगर आप देखें तो प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, मोर देन 100%, बट क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, लेस देन 100% है। अब डायग्राम नंबर बी में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम मेजर करें तो मेरा आंसर क्या होगा, देखें ये फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1। तो Q2 माइनस Q1 का मतलब क्या हुआ, 7 माइनस 8 माइनस 1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1, 5 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइसेस P2 प्लस P1 कितना है, 7, और डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1 कितना है आपका, 15। अब देखें अगर इसको आंसर करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो भी आएगा माइनस में आएगा, और आंसर कितना आ रहा है, -7/45। 7/45 ना। तो उसको आप डिवाइड भी करो, रेशियो में बताओ कितना आ रहा है, 0. 0.15। 0.15। अब देखें ये भी 0.15 है, ये भी क्या आपके पास -3
3, इन दोनों को मैंने एब्सोल्यूट टर्म में लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या है कि मैं इसे 3 बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा 0.15। अगर मैंने एब्सोल्यूट टर्म में लिया तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो आंसर है डायग्राम नंबर ए का, ये डायग्राम नंबर ए का जो आंसर है वो मुझे क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो इलास्टिसिटी है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और डायग्राम नंबर 2 का आंसर मुझे क्या बता रहा है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इलास्टिक इज प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, इलास्टिक मींस रिस्पांस ऑफ क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन रिस्पांस चेंज इन प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस में चेंज कम हो रहा है, डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब भी प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इलास्टिक हो, इलास्टिक आंसर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 इन एब्सोल्यूट टर्म। तो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड आइडेंटिफिकेशन इज आंसर ऑफ इलास्टिसिटी इफ ग्रेटर देन 1 एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि -2 भी क्या चीज है, ग्रेटर देन 1 है, -1.5 भी क्या चीज है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज नेगेटिव, सो वी हैव टू कंसीडर इट इन एन एब्सोल्यूट टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म के अंदर अगर 1 से लेस है तो दिस मींस इलास्टिसिटी चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, इनइलास्टिक का मतलब होता है कि जो आपकी इलास्टिक आंसर है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो क्या चीज है, ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो जब हम इलास्टिक को मेजर करते हैं तो 5 पॉसिबिलिटीज आती हैं। सबसे फेमस पॉसिबिलिटी क्या है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक मींस रिस्पांस ऑफ क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइसेस। इनइलास्टिक मींस रिस्पांस ऑफ क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइसेस। तो इनइलास्टिक इलास्टिसिटी की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब हम इलास्टिसिटी मेजर करने जाएं और उसका आंसर मेरे पास क्या आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, यानी कि पॉइंट्स में आंसर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइसेस में ज़्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में चेंज कम आ रहा है। और इलास्टिक का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 हम आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं, जब हम अज्यूम करें आंसर ऑफ इलास्टिसिटी एब्सोल्यूट टर्म। तो देयर आर 5 possibilities of elasticity.